पिछले वीडियो में हमने डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट की थी और आज से चैप्टर का अगला फेज शुरू होता है। अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हो तो टेंशन मत लो, यहां से स्टोरी फिर से सिंपल हो जाती है। अब तक हमने सिर्फ एक दो पॉइंट चार्जेस की बात की, पर रियल वर्ल्ड में चार्ज ऐसे नहीं रहता, वो पूरे ऑब्जेक्ट पे स्प्रेड होता है। आज समझते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सोचो, स्कूल के एनुअल फंक्शन में प्रिंसिपल को सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स आए, ये भी जरूरी है कि कौन कहां बैठा है। फ्रंट रोज फुल है या सब पीछे छिपे हैं। बिल्कुल ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज को पूरा डिस्क्राइब करने के लिए दो चीजें चाहिए, कितना चार्ज है और कहां रखा है। ये दो सवाल ही आज का पूरा वीडियो है। इस वीडियो में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आगे वायर, शीट और स्फीयर के फील्ड्स इसी फाउंडेशन पे खड़े हैं। सवाल सिंपल है, चार्ज का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कैसे देते हैं? बैक टू अवर टॉपिक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाम हैवी लगता है, पर मतलब बहुत सिंपल है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है चार्ज का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दो सवालों में। पहला सवाल, हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज है? और दूसरा, वेयर इट इज इन स्पेस, वो चार्ज रखा कहां है? बटर ऑन ब्रेड वाला एग्जाम्पल लो। टोस्ट पे बटर कहीं थिक होता है, कहीं थिन। टोटल बटर सेम हो सकता है, पर स्प्रेड अलग है और हर बाइट का टेस्ट भी अलग। या पॉपुलेशन इन अ सिटी सोचो। टोटल पॉपुलेशन एक नंबर है, पर लोग कहां डेंस हैं और कहां स्पार्स, ये मैप ही असली पिक्चर देता है। अब चार्ज पे आओ। ये रहा हमारा चार्ज क्लाउड और उसके लिए वही दो सवाल, हाउ मच और वेयर। इन दोनों का जवाब मिलके बनता है अमाउंट प्लस पोजीशन। यही है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। अब सवाल, ये पढ़ना जरूरी क्यों है? देखो ये तीन अरेंजमेंट्स, एक पॉइंट चार्ज, एक लाइन और एक स्फीयर। तीनों में टोटल चार्ज बिल्कुल सेम है, क्यों? अब खुद से पूछो, क्या तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा? 3 सेकंड सोचो। नहीं, अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए ई फील्ड्स भी डिफरेंट है। सेम चार्ज, अलग स्प्रेड, अलग फील्ड। जैसे बटर वाला ब्रेड खाते वक्त जहां बटर ज्यादा है, वहां टेस्ट भी डिफरेंट है, उस एरिया के मुकाबले जहां ब्रेड पे बटर कम है। यही रीजन है कि डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना जरूरी है। यहां पे सब कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि स्कूल में सीधा लैम्डा सिग्मा रो के फॉर्मूलाज पकड़ा दिए जाते हैं, बिना ये बताए कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है। एनसीईआरटी भी एक लाइन में कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख के आगे बढ़ जाता है। असली बात इतनी सी है, फील्ड निकालने के लिए सिर्फ टोटल चार्ज काफी नहीं, उसका एड्रेस भी चाहिए। जैसे पिज्जा पे चीज कितना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहां है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ दो सवालों का जवाब है, कितना चार्ज और कहां। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई डर नहीं। आज का सवाल, ये डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप की होती है? अगर ये क्लासिफिकेशन आपको पहले कभी कंफ्यूज कर गई है, तो आज वो कंफ्यूजन परमानेंटली खत्म होने वाली है। बारिश का सीन सोचो। जब बूंदें शुरू होती हैं, आप उन्हें गिन सकते हो, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप्स, 3। पर जब बारिश हैवी हो जाती है और पानी रोड पे बहने लगता है, अब बूंदें कहां? अब तो बस एक कंटिन्यूअस फ्लो है, काउंटेबल बूंदें वर्सेस बहता हुआ पानी। बस यही डिफरेंस आज फिजिक्स में यूज होगा। चार्ज भी इन्हीं दो रूप में मिलता है और वीडियो के एंड में एक ट्विस्ट है, दोनों असल में एक ही चीज हैं। कैसे? देखते हैं। टॉपिक वही है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके दो टाइप होते हैं, पहला कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब सेपरेट पॉइंट चार्जेस जिन्हें आप अलग अलग पहचान सकते हो, बारिश की काउंटेबल बूंदें। और कंटिन्यूअस का मतलब चार्ज स्प्रेड स्मूथली, बहते पानी जैसा।
डिस्क्रीट कंटिन्यूअस का ही जूम्ड इन वर्जन है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें कंटिन्यूअस और स्मूथ नजर आता है। और जब हम सेम ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके यानी जूम इन करके देखते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट के डिस्क्रीट पार्टिकल्स नजर आने लगते हैं। तो इसका मतलब सिंपल है, फर्क सिर्फ देखने के नजरिए में है, किसी ऑब्जेक्ट में नहीं। अब एक और एग्जाम्पल देखो। अपने फोन की गैलरी खोलो और कोई फोटो देखो। कितनी स्मूथ लगती है, एक कंटिन्यूअस पिक्चर। अब खुद से पूछो, अगर मैं इस फोटो को जूम इन करता जाऊं तो क्या दिखेगा? 3 सेकंड सोचो। पिक्सल्स, छोटे छोटे स्क्वायर्स, ग्रेनी और काउंटेबल। जो फोटो स्मूथ लगती थी वो असल में डॉट्स की बनी थी। फिजिक्स में इसी को नाम देते हैं, दूर से देखना मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट, चीज कंटिन्यूअस लगती है, और पास से एटॉमिक लेवल पे देखना माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट, वही चीज डिस्क्रीट दिखती है। तो असली बात, सेम ऑब्जेक्ट्स, ओनली द स्केल ऑफ लुकिंग चेंजेस। ऑब्जेक्ट वही है, सिर्फ आपके देखने का स्केल बदला है। यहां पे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि रट्टा मार लेते हैं, बड़ा ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस, छोटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रीट। गलत। कोई ऑब्जेक्ट परमानेंटली कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट नहीं होता। वही चार्ज रॉड दूर से कंटिन्यूअस है और इलेक्ट्रॉन लेवल पे डिस्क्रीट। डिसाइड आपका जूम लेवल करता है, ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे बीच दूर से स्मूथ लगता है, पर हाथ में लो तो रेत के अलग अलग ग्रेन्स। डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं, आपके देखने के स्केल की प्रॉपर्टी है। अब आप क्लासिफिकेशन के मास्टर हो। अगले पार्ट में हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करना सीखेंगे। 3 फेमस डेंसिटीज, लैम्डा, सिग्मा और रो। और दिवाली की लाइट से गुलाब जामुन तक सब कुछ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। लैम्डा, सिग्मा, रो, ये 3 सिंबल्स देख के अगर कभी लगा कि 3 अलग फॉर्मूलाज रटने पड़ेंगे तो आज वो गलतफहमी खत्म होती है। तीनों एक ही आइडिया है, सिर्फ जगह बदलती है। पिछले पार्ट में हमने कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन समझी थी। आज देखते हैं दोनों को स्टडी करते कैसे हैं। दिवाली की लड़ी सोचो, बल्ब्स एक लंबी लाइन पे लगे हैं। ब्रेड पे जैम सोचो, वो एक सरफेस पे फैला है। और गुलाब जामुन सोचो, चाशनी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर तक पूरे वॉल्यूम में भरी है। लाइन, सरफेस, वॉल्यूम। चार्ज भी इन्हीं 3 तरह की जगहों पे फैलता है। बस यही आज का पूरा वीडियो है। अब हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की 3 डेंसिटीज बनाएंगे, फिर डिस्क्रीट साइड का मेथड देखेंगे, और यह भी कि वो मेथड रियल लाइफ में फेल क्यों हो जाता है। स्क्रीन पे दोनों ब्रांचेस हैं, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। पहले कंटिन्यूअस। यहां चार्ज अंडर स्टडी है, डेल्टा क्यू। पूरा चार्ज नहीं, एक स्मॉल से हिस्से का चार्ज। वही अमाउंट एंड पोजीशन वाली सोच। अब स्टडिंग मेथड। पहला केस, चार्ज एक लेंथ पे फैला है, जैसे एक सीधी लाइन। उस लाइन का एक स्मॉल पीस लो, डेल्टा एल। इस केस को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और यहीं से शुरू होती है चार्ज डेंसिटीज की फैमिली। सिंबल है लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल्स डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, मतलब एकदम सीधा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। दिवाली की लड़ी याद करो, हर 1 मीटर धागे पे कितने बल्ब्स हैं। दूसरा केस, चार्ज एक एरिया पे फैला है, जैसे एक शीट। स्मॉल पैच लो, डेल्टा एस। इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिंबल सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल्स डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। ब्रेड पे जैम वाला केस। तीसरा केस, चार्ज पूरे वॉल्यूम में भरा है। स्मॉल क्यूब लो, डेल्टा वी। इसे कहते हैं स्पेस या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिंबल रो। रो इज इक्वल्स डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। गुलाब जामुन, चाशनी अंदर तक। अब एक इंपॉर्टेंट बात, कंटिन्यूअस मेथड में कैलकुलस इन्वॉल्व होता है। 2 टूल्स हैं। पहला, डिफरेंशिएशन, जिसका काम है बॉडी के एक स्मॉल पोर्शन का इफेक्ट निकालना। जैसे पूरी वॉल को समझने के लिए पहले एक ब्रिक को समझो। और दूसरा टूल, इंटीग्रेशन,
जो उस स्मॉल रिजल्ट को पूरी बॉडी तक फैला देता है, एक ब्रिक से पूरी होल वॉल तक। यही इन दोनों की पार्टनरशिप है, पहले एक टुकड़ा फिर पूरा। अब डिस्क्रीट को अंडरस्टैंड करते हैं। यहां चार्ज अंडर स्टडी हैं अलग अलग पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3, N तक। एक बार में एक चार्ज कंसिडर करो। स्टडीइंग मेथड आपका जाना पहचाना है। कूलॉम्स लॉ से हर चार्ज का फील्ड निकालो और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सबको ऐड कर दो। और इसमें कैलकुलस की जरूरत भी नहीं, सिंपल एडिशन। तो डिस्क्रीट मेथड इतना इजी है, फिर हम कंटिन्यूअस क्यों पढ़ते हैं? खुद से पूछो, एक छोटी सी चार्ज्ड बॉल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 सेकंड सोचो। लगभग 10 टू द पावर 23 चार्जेस। इन्हें एक एक करके ऐड करना इम्पॉसिबल है। इसलिए ये मेथड रियलिटी में इम्प्रैक्टिकल है और कंटिन्यूअस अप्रोच ही असली काम आती है। यहां कंफ्यूजन का असली रीजन ये है कि तीनों फॉर्मूलाज अलग अलग रट्टा दिए जाते हैं। पर देखो, तीनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, चार्ज अपॉन जगह। जगह लाइन है तो लैम्डा, सरफेस है तो सिग्मा, वॉल्यूम है तो रो। एक ही सोच, 3 कपड़े। जिस दिन ये दिख गया, उस दिन ये पूरा पेज लाइफ टाइम के लिए याद हो गया। डेंसिटी का मतलब बस इतना, कितना चार्ज किस जगह पे, लाइन, सरफेस या वॉल्यूम। 3 सिंबल्स का डर आज खत्म हुआ। अगले पार्ट में इनका असली यूज देखेंगे। एक पूरे चार्ज क्लाउड का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सिर्फ 2 स्टेप्स में। वही बनता है इस चैप्टर का सबसे पावरफुल टूल। ये डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, आपने शायद ऑलरेडी देखी होगी और वेक्टर्स की भीड़ देख के बंद कर दी होगी। मैं जानता हूं क्यों। आज हम इसे सिर्फ 2 स्टेप्स में करेंगे और हर वेक्टर को एक एक करके समझेंगे। पिछले पार्ट की डेंसिटी, स्पेशली रो, अब काम आएगी। स्टेडियम का शोर सोचो। हर एक आदमी की आवाज छोटी है, पर सब मिलके एक बड़ा रोर बनते हैं। आज का पूरा डेरिवेशन बस यही है। हर स्मॉल चार्ज पीस का स्मॉल फील्ड और सब मिलके टोटल फील्ड। सिर्फ कूलॉम्स लॉ प्लस एडिशन, नया कुछ भी नहीं। हम निकालेंगे एक चार्ज क्लाउड का फील्ड किसी पॉइंट P पे। स्टेप 1, सिर्फ एक पीस का फील्ड। स्टेप 2, सारे पीसेस को ऐड करना। बस इतना ही। शुरू करते हैं एक चार्ज क्लाउड से, कोई भी इर्रेगुलर शेप जिस पे चार्ज फैला हुआ है। इस क्लाउड का एक स्मॉल सा पीस पकड़ो, डेल्टा V, ये ग्रीन क्यूब। वही अमाउंट एंड पोजीशन वाली सोच, ये पीस ही आज का हीरो है। पोजीशंस ट्रैक करने के लिए एक ओरिजिन चाहिए, ये रहे एक्सिस। फील्ड निकालना है पॉइंट P पे, और सिर्फ उस एक पीस की वजह से P पे जो स्मॉल फील्ड बनेगा वो है डेल्टा E। अब एड्रेसेस लिखते हैं। ओरिजिन से चार्ज पीस तक, पोजीशन वेक्टर स्मॉल r। ओरिजिन से पॉइंट P तक, पोजीशन वेक्टर कैपिटल R। 2 अलग एड्रेसेस, 2 अलग वेक्टर्स। और जो असली काम की चीज है, पीस से P तक का सेपरेशन r'। इसकी लेंथ ही वो डिस्टेंस है जो कूलॉम्स लॉ में जाएगी। लास्ट चीज, r कैप, r' के अलोंग यूनिट वेक्टर। ये सिर्फ डायरेक्शन ओनली बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं। जैसे घर का एड्रेस अलग चीज है और घर की तरफ इशारा करना अलग। स्टेप 1, सिर्फ एक पीस का फील्ड। कूलॉम्स लॉ लगाओ। डेल्टा E इज इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा Q अपॉन r'², डायरेक्शन में r कैप। ये वही पुराना फॉर्मूला है जो आप जानते हो, बस Q की जगह डेल्टा Q है। अब खुद से पूछो, इस डेल्टा Q को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? पिछले वीडियो की डेंसिटी याद करो। 3 सेकंड। रो से, वॉल्यूम डेंसिटी की डेफिनेशन से डेल्टा Q इज इक्वल्स रो इंटू डेल्टा V। सब्स्टिट्यूट करो और स्टेप 1 का आंसर रेडी है। डेल्टा E इज इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो डेल्टा V अपॉन r'² r कैप। स्टेप 2, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिजल्टेंट फील्ड। क्योंकि क्लाउड के बाकी सारे पीसेस भी P पे अपने अपने स्मॉल फील्ड्स बना रहे हैं,
तो टोटल फील्ड E अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स इन सारे डेल्टा E एरोस का सम, स्टेडियम का रोर हर आवाज को ऐड करके। लिखा जाए तो E अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स समेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डेल्टा V अपॉन R डैश स्क्वायर R कैप। सिंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो इसे सम से बाहर निकालो। पर यह अप्रॉक्सिमेटली क्यों लिखा? क्योंकि पीसेस अभी भी फाइनाइट साइज के हैं। नाउ इफ अगर हर पीस को इन्फिनिटली स्मॉल कर दें, डेल्टा V बिकम्स dV, तो समेशन बदल जाता है इंटीग्रेशन में और मिलता है फाइनल फॉर्म एग्जैक्ट आंसर। ये अप्रॉक्सिमेटली से एग्जैक्टली वाली पूरी कहानी अब डिटेल में देखेंगे। इस डेरिवेशन में स्टूडेंट्स इसलिए अटकते हैं क्योंकि एक साथ 4 वेक्टर्स आ जाते हैं, स्मॉल r, कैपिटल R, R डैश, R कैप, और बुक सब एक ही डायग्राम में बना देती है, ओवरलोड हो जाता है। असली बात, ये सिर्फ एड्रेसेस हैं। स्मॉल r पीस का एड्रेस, कैपिटल R पॉइंट P का एड्रेस, R डैश दोनों के बीच की डिस्टेंस, R कैप सिर्फ डायरेक्शन। फिजिक्स वही पुराना है, कूलॉम्स प्लस सुपरपोजिशन। नया सिर्फ एड्रेस बुक है। पूरे क्लाउड का फील्ड कुछ नहीं, स्मॉल पीसेस के फील्ड्स का सम है। देखा, जो डेरिवेशन बुक्स में डरावनी लगती है वो सिर्फ 2 स्टेप्स थी। एक सवाल रह गया, समेशन इंटीग्रल कैसे बन गया? वही अगला टॉपिक है और प्रॉमिस है इतना सैटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन होगा कि इंटीग्रल से दोस्ती हो जाएगी। मिलते हैं। इंटीग्रल का साइन देखते ही वीडियो बंद करने का मन करता है ना? मैं समझता हूं, क्योंकि किसी ने कभी बताया ही नहीं कि इंटीग्रल होता क्या है। आज सिर्फ इस एक वीडियो में समेशन से इंटीग्रेशन तक का पूरा सफर, बिना किसी हेवी मैथ के। एक बकेट भरनी है। पहला तरीका, कप से पानी डालो और कप्स गिनते जाओ। बड़े कप्स लोगे तो काम जल्दी, पर अंदाजा रफ। दूसरा तरीका, नल खोल दो, स्मूथ धार से भरो, बिल्कुल एग्जैक्ट। आज यही कहानी इक्वेशन में दिखेगी। पिछले वीडियो का रिजल्ट था E अप्रॉक्सिमेटली इक्वल समेशन। आज का सवाल, ये अप्रॉक्सिमेटली एग्जैक्टली में कैसे बदले और समेशन इंटीग्रल क्यों बन जाता है? आज का सवाल ही टाइटल है, सम बिकेम इंटीग्रल व्हाई। पिछले इक्वेशन वापस लाओ, E अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स समेशन रो डेल्टा V अपॉन R डैश स्क्वायर R कैप, और इस पे एक ईमानदार सा टैग लगाओ, अप्रॉक्स। ये इक्वेशन परफेक्ट नहीं है। क्यों? देखते हैं। क्लाउड को हमने काटा था फाइनाइट पीसेस में, गिनती करने लायक बड़े बड़े टुकड़े। अब किसी एक पीस को जूम करके देखो। पीस का नियर वाला हिस्सा पी से थोड़ा पास है, वहां फील्ड स्ट्रांग। फार वाला हिस्सा दूर है, फील्ड वीक। पर हमने पूरे पीस के लिए सिर्फ एक ही R डैश यूज किया, तो हर बिग पीस सिर्फ एक रफ गेस देता है। बड़े कप से बकेट भरने जैसा, थोड़ा अच्छा लगता है। तो अब खुद से पूछो, अगर पीसेस को और स्मॉल करते जाएं, एरर का क्या होगा? 3 सेकंड सोचो, एरर भी स्मॉल होता जाएगा। ये रही वही क्लाउड, अब बारीक ग्रिड के साथ। इसी को कहते हैं श्रिंक द पीसेस, द लिमिट। डेल्टा V को 0 की तरफ भेजो, dV टेंड्स टू 0। अब हर पीस इतना स्मॉल है कि उसके नियर और फार में कोई फर्क ही नहीं बचा। वन डिस्टेंस फिट्स ऑल। अब R डैश सच में एक ही नंबर है। फ्यू बड़े पीसेस कैंसल, अब स्मॉलर पीसेस और ज्यादा। जैसे जैसे पीसेस इंफिनिटी की तरफ जाते हैं, एरर 0 की तरफ गिरता है। स्मॉलर कप्स, मोर ऑफ देम, अंदाजा बेहतर होता जाता है। और इस लिमिट में जब पीसेस इन्फिनिट और इन्फिनिटली स्मॉल हो जाते हैं, समेशन ऑफिशियली बन जाता है इंटीग्रल। फाइनल इक्वेशन, E इज इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ रो अपॉन R डैश स्क्वायर R कैप dV। और अब कोई अप्रॉक्स टैग नहीं, ये एग्जैक्ट है। एक लाइन में लिखो तो, इन्फिनिट टाइनी पीसेस का सम दैट इज इंटीग्रल। इंटीग्रल कोई नया मॉन्स्टर नहीं, परफेक्ट समेशन है।
अब पूरी कहानी एक ही स्ट्रिप में देखो। कप्स गिन के भरना, रफ टोटल। स्मॉलर कप्स, ज्यादा बार, बेटर टोटल। और स्मूथ स्ट्रीम, एग्जैक्ट टोटल। समेशन से इंटीग्रेशन का सफर बस यही है। इंटीग्रल से डर इसलिए लगता है क्योंकि एनसीईआरटी एक लाइन में लिख देता है, इन द लिमिट द सम बिकम्स एन इंटीग्रल, और आगे बढ़ जाता है। कोई नहीं बताता कि इंटीग्रल का साइन असल में एक लंबा सा एस है, एस फॉर सम। वही समेशन है, बस पीसेस इन्फिनिट हो गए। जिस दिन ये समझ आ गया, इंटीग्रेशन फिजिक्स का सबसे ईमानदार दोस्त बन जाता है। इंटीग्रल एक परफेक्ट सम है, इन्फिनिट स्मॉल टुकड़ों का। और इसी के साथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी स्टोरी कंप्लीट हुई। कितना, कहां, किस डेंसिटी से और फील्ड कैसे। अगला स्टॉप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जहां यह सब काम आएगा। लेट स्टार्टर्स, एक बार पीछे मुड़ के देखो, कितना कवर कर लिया तुमने। अगला कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।